पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम। आज की आलोचना प्रसंग के चयनित अंश के पाठ के लिए जो डॉक्टर सूरज अग्रवाल का ऑडियो ट्रांसलेशन मैं चालू करता हूँ। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 13th January 1946, पेज 33-34। बारांदाয় বসেছেন। सीसी ठाकुर शाम को करीबन 5 बज रहा होगा मातृ मंदिर के बरामदा में बैठे हैं। उमादा, महेंद्रदा, शशधरदा, मणि भाई, शरददा प्रभृति उपस्थित आছেন। उमादा, महेंद्रदा, शशधरदा, मणि भाई, शरददा प्रभृति उपस्थित हैं। একজনের रसकसहीन कथार धरण सम्बन्धे कथा होच्छे। एक व्यक्ति के बेरस बातों के तरीके के बारे में बात चल रही थी। सीसी ठाकुर, আমাদের নিজেদের কি ভালো লাগে অন্যের সঙ্গে ব্যবহারের সময় সেটা ভেবে যদি চলি তাহলে আমাদের বাক্য কর্ম ব্যবহার আপনা থেকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসে। सीसी ठाकुर जी कहने लगे, हमें खुद को क्या अच्छा लगता है दूसरों के साथ व्यवहार के वक्त अगर मैं वो सोच कर चलता हूँ तो हमारे वाक्य, कर्म और व्यवहार अपने आप काफी हद तक नियंत्रित हो आता है। যা কিছু আমাদের শরীর ও সত্তার পক্ষে সুপোষ্য, সুন্দর ও সম্বর্ধনী প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রত্যেকেরই সে সবের প্রতি একটা ইন্ডালজেন্স অফ গুড ফিলিং বা সেন্সেশন, প্রীতিকর বোধের প্রশ্রয় দেওয়া আছে। তাই তাতে আমরা আকৃষ্ট হই। जो भी कुछ हमारे शरीर और सत्ता के लिए सुपोषिक है, सुंदर और संवर्धनी, हर एक इंद्रिय को ही, जैसे कि आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, हर किसी का, उन सभी में एक इंडल्जेंस ऑफ गुड फीलिंग यानी के सेंसेशन जो प्रीतिकर बोध की प्रश्रय देता है, इसीलिए उसमें हम आकृष्ट हो जाते हैं। যেমন মিষ্ট শব্দ আমাদের ভালো লাগে, কর্কশটা তেমন ভালো লাগে না। আমরা স্ট্যান্ড সহ্যও করতে পারি না তত। जैसे कि मीठा शब्द हमें अच्छा लगता है लेकिन कर्कश कुछ खास अच्छा नहीं लगता है। हमारा स्टैंड यानी कि सहनता भी हम नहीं कर पाते हैं। प्रत्येक व्यापारी एमन हर एक बारे में ही ऐसा ही है। অমূল্যদার মা, কারো গলার স্বর যদি কর্কশ হয় সে কি করবে? ভগবান যা দিয়েছেন তার উপর তো মানুষের কোনো হাত নেই। अमूल्यदा के माँ ने कहा कि किसी का गले का स्वर अगर कर्कश है तो वो क्या करेगा? भगवान जो दिया है उसके ऊपर मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। सीसी ठाकुर, যার গলার স্বর যেমনই হোক ভিতরের ভাবটা যদি মোলায়েম হয় তবে তার ভিতর দিয়ে একটা মিষ্টত্ব ফুটে ওঠে। सीसी ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे, जिसके गले का स्वर कैसा भी क्यों ना हो, अंदर का भाव अगर मुलायम हो तो उसी के द्वारा एक मिष्टता दिखाई देता है। যার নিজের ভিতরে যতখানি শান্তি, সামঞ্জস্য, তৃপ্তি থাকে সে অন্যকেও তেমনি শান্তি দিতে পারে। जिसका खुद के अंदर जिस हद तक शांति, समानता और तृप्ति रहती है वो दूसरों को भी उतना ही शांति दे पाता है। ঈশ্বরের ভালোবেসে যার যেমন হয় তৃপ্ত প্রাণ সেই তো পারে ভর দুনিয়ায় দিতে তেমন শান্তি দান। ईश्वर को प्रेम करके जो जिसका होता है तृप्त प्राण वही दे सकता है भर दुनिया को उतना ही शांति दान। তাই মানুষ যা নিয়েই জন্মাক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না যদি সে इष्टमुखी হয়। इसीलिए मनुष्य जो भी लेकर क्यों ना जन्म ले उससे कुछ आता जाता नहीं अगर वो इष्टमुखी है। इष्टमुखी হলে মানুষ একটা তৃপ্তির সন্ধান পায় এবং যে নিজে তৃপ্তি পেয়েছে সে জানে অন্যের কাছে তৃপ্তকর হয়ে উঠতে হয় কেমন করে। इष्टमुखी होने पर मनुष्य एक तृप्ति का संधान पाता है और वो खुद तृप्ति पाया है वो जानता है कि दूसरों के निकट तृप्तिकर हो उठना किस तरह किया जाता है। তার ব্যক্তিত্বের ভিতর থেকে ওই ভাবটা বের হয়। उसके व्यक्तित्व के द्वारा ही ये भाव दिखाई देता है। সে যদি গালাগালিও করে তার পিছনে একটা প্রাণ থাকে আর মানুষও তা বুঝতে পারে। वो अगर गाली गलौज भी करता है तो उसके पीछे एक प्राण रहता है और मनुष्य उसे समझता भी है। এরপর ভোলানাথ দা আসলেন, কাজকর্ম সম্বন্ধে কথা উঠলো। इसके बाद भोलानाथ दा आए और काम के बारे में बातें निकली। सीसी ठाकुर কথা প্রসঙ্গে বললেন, মানুষের অ্যাসিস্ট্যান্ট সহকারী না থাকলে মুশকিল।
सीसी ठाकुर बातों बातों में कहने लगे, मनुष्य का অ্যাসিস্ট্যান্ট यानी कि सहकारी न रहने पर मुश्किल है। হিটলারের কথা ছিল প্রত্যেকের রেসপন্সিবল অ্যাসিস্ট্যান্ট দায়িত্বশীল সহকারী ক্রিয়েট সৃষ্টি করবে, সেটা ছিল কম্পালসরি, আবশ্যিক। हिटलर का बात था कि हर कोई रेस्पॉन्सिबल असिस्टेंट यानी कि जिम्मेदार सहकारी क्रिएट यानी कि सृष्टि करेगा, वो था कंपलसरी यानी कि आवश्यक। এতে একজন যদি ওয়াইপ অফ হয়, মুছেও যায়, তাহলেও অর্গানাইজেশন সংগঠনের ক্ষতি হয় না। इससे अगर कोई वाइप्ड ऑफ हो जाता है तो भी অর্গানাইজেশন यानी कि संगठन का उसमें कोई क्षति नहीं। আপনাকে এখন এখানেও দরকার, কলকাতাও দরকার। এই অবস্থায় এক জায়গায় কাজ সাফার করবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে। आपको अभी यहाँ पर भी जरूरत है और कलकत्ता में भी जरूरत है। इस अवस्था में एक जगह का काम सफर यानी कि क्षतिग्रस्त होगा ही। কিন্তু আপনার যদি উপযুক্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সরকারি থাকতো, আপনি নিজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কাজ তাকে দিয়ে ম্যানেজ পরিচালনা করতে পারতেন। ठाकुर जी और कहने लगे, लेकिन आपके लिए अगर उपयुक्त असिस्टेंट यानी कि सहकारी रहता, तो आप खुद एक जगह पे रहकर और एक जगह का काम उसको देकर मैनेज यानी कि परिचालना कर पाते। অ্যাসিস্ট্যান্ট সহকারী যে হবে তাকে নিজের কাজে পুরোপুরি ইকুইপ প্রস্তুত করা লাগে, যাতে নিজের অ্যাবসেন্সে অনুপস্থিতিতে সে পুরোপুরি সেই কাজ ইকুয়ালি সমভাবে করে ও করতে পারে। असिस्टेंट यानी कि सहकारी जो होगा, वो अपने काम को पूरी तरह इक्विप यानी कि प्रस्तुत करना होगा, ताकि वो अपने एब्सेंस में यानी कि अनुपस्थिति में वो पूरी तरह उस काम को इक्वली यानी कि समान भाव से कर पाए, वो करवा पाए। অবশ্য ব্যক্তিত্বের পার্থক্য যা, তা তো কোনোভাবেই পূরণ হবার নয়, लेकिन व्यक्तित्व में जो फर्क है वो किसी भी तरह पूरा नहीं किया जा सकता है। तो वो मोटा मोटी भावे काज चले जाए, लेकिन फिर भी काफी हद तक काम चल जाता है। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपका नित्य दिन जो आप भेज देते हैं हम लोग को ट्रांसलेशन बांग्ला टू हिंदी, हम यहाँ पर जो है उसको प्रसारित कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कार्य के लिए। अभी मैं इसको थोड़ा हिंदी में बोल देता हूँ, कुछ मेन पॉइंट्स। यहाँ पर जो आज का विषय वस्तु है, जो है मानव का जो है बिहेवियर और बोलचाल की बात पर है। किसी व्यक्ति की नीरस और रसहीन बोलचाल की शैली के संबंध में चर्चा हो रही थी। तो श्री ठाकुर बोले, यदि हम यह सोचकर दूसरों के साथ व्यवहार करें कि हमें स्वयं क्या अच्छा लगता है, तो हमारी वाणी, कर्म और व्यवहार अपने आप काफी हद तक संयमित और नियंत्रित हो जाते हैं। जो कुछ हमारे शरीर और अस्तित्व के लिए पोषक, सुंदर और विकासकारी होता है, उसके प्रति हमारी प्रत्येक इंद्रिय, नेत्र, कान, नाक, जीवा, त्वचा में स्वाभाविक रूप से एक सुखद अनुभूति और अनुराग रहता है। उसी कारण हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसके बाद जो है अमूल्यदा की माता जी ने कहा, यदि किसी के गले की आवाज ही कर्कश हो तो क्या वह क्या करे? भगवान ने जो दे दिया है उस पर तो मनुष्य का कोई अधिकार नहीं। श्री ठाकुर जी बोलते हैं, किसी की आवाज जैसी भी हो, यदि उसके भीतर का भाव कोमल और मधुर हो तो उसी के माध्यम से एक मिठास प्रकट होती है। जिसके भीतर जितनी शांति, सामंजस्य और तृप्ति होती है, वही दूसरे को भी उतनी शांति दे सकता है। ईश्वर को प्रेम करके जिसका प्राण जितना तृप्त होता है, वही दूसरे से पूरे संसार को उतनी शांति प्रदान करती है। तो आज का जो फिर जो है भोलानाथ दा पूछते हैं, कार्य व्यवस्था के संबंध में चर्चा चली। प्रसंगवश श्री ठाकुर ने कहा, मनुष्य के लिए योग सहायक का होना बहुत आवश्यक है। एडल्फ हिटलर का यह विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति को एक जिम्मेदार सहायक तैयार करना चाहिए और यह अनिवार्य था। इससे यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से हट भी जाए या न रहे, तब भी संगठन को बहुत अधिक क्षति नहीं होती। तो आज का विषय वस्तु है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए जो है हमारे फर्स्ट आलोचक श्रद्धेया श्रीमती मंजूषा भट्टाचार्य, जो फरीदाबाद से हैं, आप 7 मिनट के आलोचना करें। आपका टाइम होता है 6:42 तक।
जय गुरुदाता। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आलोचना प्रसंग में ऑनलाइन उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। तो आज की जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, उसको ठाकुर जी की सत्यानुसरण की वाणी से शुरू करती हूँ। स्पष्टवादी रहो किंतु मिष्ठ भाषी बनो, बोलने में विवेचना करो किंतु बोलकर विमुख मत होना, सत बोलो किंतु संहार ना लाओ। तो पहले अंश में जो ठाकुर जी वाक शैली कैसी होनी चाहिए उस पर चर्चा किए हैं। तो हमारे जो उसमें ठाकुर जी बोले जो हमारे जो पंच इंद्रियां हैं, जो स्वाभाविक रूप से उनको जिन चीजों से सुख की अनुभूति होती है, वैसा ही हमें बोलने में सहज में इस भाव से हमारी वाणी व्यवहार कर्म में अपने आप हमें वैसे ही चीजें हम बोलेंगे जिससे हमें सुख की अनुभूति होती है। तो वैसा ही फिर हम सबको वैसा ही बोलेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो उससे अपने आप हमारी जो पंच इंद्रियां है उन पे हमारा नियंत्रण हो जाएगा और वो फिर हमारे वाणी में रिफ्लेक्ट भी होगा। तो ठाकुर जी यहाँ पे हमें पंच इंद्रियों पर नियंत्रित करने को बोले हैं, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम सृष्टि को बोध करते हैं। हम स्कूल में बच्चों को भी सिखाते हैं सबसे पहले कि 5 सेंस ऑर्गन्स, और जिसका ये 5 सेंस ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा होता है ब्रेन के साथ, उस बच्चे का उतना अच्छा इंटेलिजेंस धीरे धीरे हमें दिखता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये पंच इंद्रिय। तो इसमें ठाकुर जी की जीवन का एक घटना मेरी मम्मी से सुना है मैंने, वो बताती हूँ। एक दिन ठाकुर जी शाम को एक पेड़ के नीचे बैठने जाने वाले थे। वहां पे तो कुछ भक्तगण उनके लिए कुर्सी लेकर पहुंचे पेड़ के नीचे। तो वहां पे बड़दा भी उपस्थित थे। तो बड़दा बोले कि रुको, ठाकुर जी के बैठने से पहले जगह को फिर से देखो, मुझे सांप की गंध आ रही है। तो लोगों ने आसपास देखा ध्यान से, वहां पे कुछ सूखे पत्ते पड़े थे पेड़ के नीचे, देखा। उन्होंने बोला नहीं नहीं, बड़दा नहीं है। पर बड़दा नहीं माने, वो बोले नहीं, मुझे जब सांप की गंध आ रही है तो पक्का यहाँ पे कोई सांप है, फिर से देखो। जब वो बोला गया तो उन सब लोगों ने फिर से देखा, पत्ते वत्ते हटा के देखा तो देखा कुर्सी के पास पत्तों के नीचे सचमुच में एक सांप था। फिर उस सांप को वहां से हटाया गया और फिर ठाकुर जी आके बैठे। तो ठाकुर जी सबको बोले देखो बड़दा का घ्राण शक्ति कितना अच्छा है, तो हम लोगों को भी ऐसा ही अपना घ्राण शक्ति बनाना चाहिए। तो बड़ौदा का घ्राण शक्ति इसलिए अच्छा था क्योंकि उनके केंद्र में ठाकुर जी थे, और ठाकुर जी का कहीं से भी कुछ भी जिससे अनिष्ट ना हो, उनको कोई क्षति ना पहुंचे, ठाकुर जी के लिए प्रेम उनका इतना ज्यादा था कि वो सहज रूप से उनकी इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो गई। तो अगर हमारा टान इष्ट के लिए होगा, मेरा ये घटना सुनाने का तात्पर्य यही था कि अगर हमारा टान इष्ट के लिए होगा तो हम प्रवृत्ति के वश में जा ही नहीं सकते। हमारा निज स्वार्थ में भी हम क्यों किसी से कटु भाषा का प्रयोग करते हैं, जब हमारा स्वार्थ निज स्वार्थ होता है, इष्ट स्वार्थ हमारा नहीं होता है। तो निज स्वार्थ में हम किसी से कटु भाषा का प्रयोग करेंगे ही नहीं, कटु व्यवहार कर ही नहीं सकेंगे। क्योंकि ठाकुर जी बोले हैं मानुष आपन टाका पर जो तो पारिश मानुष धर। तो जब हर मनुष्य मेरा अपना होगा है, उसको मैं अपने साथ हमेशा जोड़े रखने के लिए बोलने से पहले विवेचना करूंगी, और उसको भी अगर मेरी बात या व्यवहार में अपना भला महसूस होगा तो वो पक्का मेरे व्यवहार वाणी में पॉजिटिव जो भाव है उसको ग्रहण करेगा ही या करेगी ही। क्योंकि यह वो तो सहज ही जन्म से सृष्टिकर्ता सबको देते हैं। आप देख लो एक बच्चा भी जहाँ उसको प्रेम मिलता है, जिस पर्सन के पास, उसी के पास आकृष्ट होता है, और उसको ये सहज प्रेम माँ से हमेशा मिलता है। तो माँ के ऊपर उसका टान हमेशा रहता है, चाहे माँ डांटे, चाहे माँ 2 थप्पड़ भी लगाए, तो भी बच्चा घूम के माँ के पास ही आता है। तो वैसे ही माँ की तरह जब हम सबके लिए प्रेम अपने अंदर जगाएंगे तो हमारे अगर जन्म से वाणी कर्कश भी होगी तो उसमें का प्रेम का भाव सब ग्रहण करेंगे। तो हमें सबसे पहले इष्ट को अपने केंद्र में रखना है, और इष्ट जिससे सबका इष्ट हो, सबको लेकर चलने का भाव रखना है। तो सहज भाव से हमारी वाणी पे
नियंत्रण हमारा होगा, और वाणी पे नियंत्रण होगा तो हमारे व्यवहार में भी नियंत्रण होगा। ठाकुर जी एक और वाणी दिए हैं, उसको भी मैं बोलूंगी यहाँ पे। कथा कोई भी गुड़ेर मतन लिपटे रहिबे गाय, भालो कथा शक्त होले उल्टो पाने धाय। तो मतलब हमेशा गुड़ की तरह मीठी वाणी बोलनी है। अच्छी बातें भी अगर हमने कठोर स्वर में बोला तो उस वह सामने वाले पे गलत असर कर सकती है। इसके बाद जो अगला प्रसंग है वो ठाकुर जी के साथ शुरू हुई, वो असिस्टेंट तैयार करने के लिए है। बोले तो असिस्ट ठाकुर जी, इससे पहला जो वॉल्यूम हमारे यहाँ पे अभी रीडिंग हुआ था उसमें भी ठाकुर जी असिस्टेंट और या ऑल्टरनेटिव की बात बोले थे। तो जैसे एक टीचर होते हैं ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बार बार क्लास में रिपीट करते हैं, तो वैसे ही ठाकुर जी हमारे लिए बार बार कुछ टॉपिक्स को रिपीट किए हैं हर वॉल्यूम में। तो इसमें असिस्टेंट तैयार करना भी मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम ऑफिस में हो या घर में हो, हर क्षेत्र में ही असिस्टेंट तैयार करना बहुत जरूरी है। अभी हमारा जो ये आलोचना प्रसंग है, अब सब हमारा हो गया है। पहले ये दादा लोगों ने शुरू किया था, अब हम लोग इससे जुड़ के हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। तो अब हम खुद, हर कोई महसूस करता है कि ये हमारा ही ग्रुप है। तो यहाँ पे भी आप देखो कि असिस्टेंट बनाने का जो ये चीज है, ये दादा लोगों ने बोध करके एक पूरा ग्रुप बना लिया है कि एक दादा अगर किसी कार्यवश नहीं भी अपना काम कर पा रहे तो दूसरे दादा, अभी सोमनाथ दा जैसे नहीं है तो विजय दा उनका कार्यभार संभाल रहे हैं। फिर सूरज दा नहीं रहते हैं कभी, अभी तो दादा रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, है तो मनीष दा रीडिंग कर लेते हैं। वह शशिकांत दा का मोबाइल का प्रॉब्लम हो रहा है तो मनोज दा पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो क्योंकि ये जो काम है, इन्होंने इस काम को इष्ट कर्म है, तो काम नहीं रुकना चाहिए। किसी के एक चीज की लिमिटेशन के कारण काम नहीं रुकना चाहिए, ये भाव। क्योंकि किसी ने इसमें सेल्फ ईगो नहीं है, किसी में भी, किसी को भी इसमें हम बढ़ाई नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये असिस्टेंट बनाना का काम वही कर सकता है जो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हैं, जो हर कार्य में क्रेडिट नहीं लेना चाहते खुद के लिए। तो वही लोग अच्छे असिस्टेंट बना पाते हैं, आप अगर देखोगे अपने आसपास। और असिस्टेंट बनाने के लिए दादा जो बार बार याद दिलाते हैं स्मरणिक खाता, तो मुझे लगता है ठाकुर जी भी बार बार बोले हैं स्मरणिक खाता के लिए, तो ठाकुर बार बार शशिकांता याद दिलाते हैं हमें। तो असिस्टेंट बनाने के लिए डायरी लिखना या स्मरणिक खाता बनाना भी एक बहुत जरूरी पार्ट है। हम बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ कहीं रखते हैं, पर हम भूल जाते हैं। अगर हम एक डायरी लिख के रखे और वो डायरी किसी को मिले तो वो इजीली हमारे काम को असिस्ट कर सकता है, वो काम नहीं रुकेगा कभी भी। और मैं ये भी बोलूंगी कि जो वर्किंग नहीं है, अगर वो घर में है, एक होम वर्कर है, एक घर की महिला है, एक माँ है, तो हमें अपने बच्चों को भी धीरे धीरे अपने सारे कामों में हमारा असिस्टेंट बना देना चाहिए। तो क्योंकि अगर हमने घर में अपने बच्चे को अपने हर काम का असिस्टेंट बना लिया तो वो सहज रूप से जब बड़े होंगे ना तो टीम वर्क में काम कर पाएंगे। और अगर हम घर के कामों में अकेले ही लगे रहेंगे और बच्चों को उसमें इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे तो हमारे सिर में भी एक टेंशन रहेगा। आप देखिए कि बीमार पड़ने पर खाना कौन बनाएगा, घर का काम कैसे चलेगा, घर कैसे रहेगा, अगर किसी कारणवश मुझे घर से बाहर जाना पड़े तो कैसे घर का काम चलेगा। तो ये एक असिस्टेंट बनाना एक माँ को बहुत जरूरी है और असिस्टेंट अपने बच्चों को बनाना चाहिए। तो ये बोलूंगी। और फिर एक और चीज बोलूंगी कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को ज्वाइन करके हमने बहुत कुछ सीखा है। तो ये असिस्टेंट बनाना भी सीखा है। तो 1 साल हुआ है मुझे ये ज्वाइन करते हुए, मेरे बच्चे भी देखते हैं मैं लिखती हूँ बोलती हूँ। तो कल भी जैसे ही दादा ने टॉपिक भेजा, मैं ने रीड करके बच्चों को सुनाया। फिर मैं बैठी रात को खाना खाने के बाद लिखने के लिए, तो मेरा बेटा अपना, उसका एक रामायण का बुक है लास्ट ईयर उसको लेके दिया था, वो लेके आया, बोलता है मम्मी तुम लिखोगी ना तो तुम्हें एग्जाम्पल लगता है, तो मेरी इस बुक में तुमको एग्जाम्पल मिलेगा। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं सोच के लिखूंगी। अब वो जोर देने लगा, नहीं मम्मी इसमें देखो। अभी जब उसको बोल, उसने इतना प्रेशर किया तो फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा उसके साथ रामायण के थोड़े पेज। फिर मैंने देखा ये असिस्टेंट के लिए जो हमारे भरत और राम जी का एक वो है,
वो है कि जो राम जी जब वनवास जाते हैं तो उनके एब्सेंस में भरत कैसे असिस्टेंट बन के राज्यभार संभालते हैं, वो सटीक एक एग्जाम्पल है। और मेरे बेटे और बेटी को मैं अपने काम में इन्वॉल्व करने लगी हूँ ये 1 साल से, आलोचना प्रसंग सुन सुन के और मम्मी की बात सुन सुन के। मम्मी बोलती है उनको इन्वॉल्व करो, घर में काम वाली मत रखो, अपना जो भी काम करती हूँ उनको साथ में बिठाओ। तो अभी कल भी ये जो आलोचना प्रसंग का लिखने बैठी तो वो तुरंत आके बैठा। तो ऐसा लगा कि चलो बच्चा एक पॉजिटिव वे में जा रहा है, अब वो भी इस तरीके से सोचने लग गया है। तो यही है ठाकुर जी की बातों को सुन के अपने जीवन में उतारने का हमें फल मिलता है कि हमें अपने आप ही असिस्टेंट अपने पीछे अपने घर में भी दिखने लगता है और लगता है कि हमारा ग्रोथ सही दिशा में जा रहा है। तो यही बोलकर मैं अपनी बातों को यहाँ पे विराम देती हूँ। कुछ भूल त्रुटि हो तो आप सब मुझे करेक्ट करना। ठाकुर जी की एक सत्यानुसरण की बात पर अपनी बात को विराम देती हूँ। अपने पर गर्व जितना ना किया जाए उतना ही मंगल, और आदर्श पर गर्व जितना किया जाए उतना ही मंगल। जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत बहुत सुंदर आलोचना आपका विषय वस्तु के ऊपर। आपने वाणी से स्टार्ट किया और वाणी से एंड किया, और आपके बच्चे जो अभी से असिस्टेंट हो गए है ना, बहुत सुंदर लग रहा है कि आपके बच्चे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको क्या जरूरत है ना। तो आगे बढ़ते हुए मैं थोड़ा 2-4 पॉइंट यहाँ पे बोलता हूँ, इसके बाद जो थोड़ा सीक्वेंस चेंज हुआ है इसके बाद अनिल दा बोलेंगे। यहाँ पर यही है कि व्यवहार संबंधित है। जैसा हमें जो दूसरे से व्यवहार करते हैं तो हमें खुद के ऊपर ही देखना है कि जो हमें क्या अच्छा लगता है। जनरली हम यही सोचते हैं, कोई भी सिचुएशन आता है ना तो मैं सोचता हूँ कि मैं उसके जगह पर मैं होता तो क्या करता। ये अगर सोच ले आदमी, है ना, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हम उसके परिस्थिति में जाना है, वो किस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में अगर मैं रहता तो क्या रहता, क्या मेरा रिएक्शन होता। तो यही सब बात है ना। क्योंकि मनुष्य क्या होता है, व्यवहार को जो है, अपने आप व्यवहार को ऑलवेज सही ठहराता तो मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सही बोल रहा हूँ। लेकिन अगर वो वही दूसरे की जगह सोच कर देखे कि क्या होता तो फिर मैटर क्लियर हो जाता है। इसको एक्चुअली गोल्डन रूल कहा गया है। यदि जो है कोई बात आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई काटता है, जैसे ऑफिस में यदि आपको पसंद नहीं कि बॉस वो सबके सामने आपको अपमान करे, डांटे, तो हमें भी जो अपने जूनियर को के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद जो है ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो हमारे शरीर और अस्तित्व के लिए पोषक सुंदर विकासकारी होता है। जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे शरीर के लिए जो है बहुत, जो उसमें क्या है कि प्रकृति जो हमारे भीतर एक दिया है, इनर कंपास दिया है, आंतरिक मार्गदर्शक दे, इनर कंपास ऑलरेडी दिया है, जो हमें सुंदरता, मधुरता, प्रेम, ज्ञान और संतुलन की ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि वे जीवन को बढ़ाते हैं। जैसे एक एक अच्छा भोजन और एक जंक फूड होता है। तो जंक फूड तो क्षणिक स्वाद वो होता है उसका, लेकिन जो अच्छा भोजन है जो है वही जो हमें जो स्वास्थ्य प्रदान करता है। और जो आगे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो मधुर ध्वनि जो है, कर्कश ध्वनि की जो बात है, अगर ध्वनि अगर सही है तो मधुरता क्या आकर्षित करता है और कठोरता दूर करता है। यहाँ पर जो है अंदर के उसका भाव कैसा है वो ठाकुर बोल रहे हैं। आवाज पर नहीं जाना, उसका अंदर का भाव। वही जो मान लिया मंजूषा माँ ने बोली कि माँ तो डांटती है, बच्चा समझता है डांटती, लेकिन बच्चा को ये भी पता है कि माँ क्या कहना चाहती है, अंदर का भाव क्या है। और जहाँ तक असिस्टेंट की बात है, असिस्टेंट जब सब जगह, अभी मैं कॉलेज में था, जैसे कोई जैसे एक सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट के लिए जो है 2-3 टीचर कम से कम एक्सपर्टाइज बनाना पड़ता था कम से कम। एक एब्सेंट में भी रह गया, एक छोड़ के भी चला गया तो दूसरा तीसरा हमारे पास अल्टरनेट है। नहीं तो अगर एक सब्जेक्ट एक टीचर ही है, अगर वो उसके और कहीं छोड़ के चला गया तो वो टीचर को कौन पढ़ाएगा, टेंशन हो सकता है। इसलिए जो है तो हर हमेशा जो एक सब्जेक्ट को 3 टीचर चाहिए था, एक्सपर्टाइज बनाया जाता है। जैसे वो ज्वाइन करता है उसको डिफरेंट सब्जेक्ट दिया जाता है, फिर उसको देखा जाता है किसमें एक्सपर्टाइज है ना। तो इस तरह की बात है।
तो मैं ज़्यादा टाइम न लेकर के जो है हमारे जो आलोचक हैं श्रद्धेय डॉक्टर अनिल कुमार सिंह दा जो SPR है मुजफ्फरपुर से, दादा आप 15 मिनट की आलोचना करें। आपका टाइम होता है 7:07 तक। जय गुरु दादा, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। सभी दादा माँ को प्रणाम दे, जय गुरु। ठाकुर जी के समक्ष नीरस रसहीन बोलचाल की शैली के संबंध में चर्चा हो रही थी। एक जब पढ़ा था, ठाकुर जब स्कूल में थे, अंग्रेजी की क्लास में थे, तो उसमें एक वाणी पाठ हुई कि डू अनटू अदर्स यू विश टू बी डन बाय। पढ़ाई के बाद गुरु जी सबसे पूछने लगे उसके संबंध में। ठाकुर जी मौन है, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। तो गुरु जी कहते इसमें क्या ऐसी बात है तुम नहीं जवाब दे, ऐसा कठिन चीज तो है नहीं, विशेष बात है नहीं। तो ठाकुर जी बोले कि हमको तो ऐसा लगता है कि जीवन का महामंत्र है। तब हुआ कि जैसा हम व्यवहार दूसरे से पाना चाहते हैं वैसा हम लोगों को दूसरे को व्यवहार देना है, यही उसका तात्पर्य था। तो ठाकुर के हमको ऐसा लगता है कि जीवन का महामंत्र है। यहाँ जो बात है वही हमको लगता है कि ठाकुर जी उसी बात को हम लोग को समझाया है। हम जैसा चाहते हैं पाना वैसा ही व्यवहार हमको दूसरे समय रखना होगा कि हम जो जैसी बात जैसा व्यवहार हमको अच्छा लगता है वो पाने के लिए हमको दूसरों के साथ भी वैसा ही अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी हम वैसा पाएंगे हम। तभी ऐसा जब विचार हमारे मन में आएगा, ऐसा भाव भीतर आएगा, तभी हम उस रास्ते पर चल पाएंगे, वैसा बन पाएंगे और लोगों के साथ व्यवहार कर पाएंगे। जितना हम लोग हो पाते हैं उतना अंतर आया है हम सबके जीवन में। जब से ठाकुर नियुक्त हुए हैं थोड़ा बहुत जो कोशिश किए हैं तो कुछ तो डिफरेंस पहले से आया है सब लोगों के। और उसके बाद कहते हैं मधुर ध्वनि के संबंध में कि किसी का आवाज पहले से कर्कश है। ठाकुर जैसे मन का भाव रहता है, यदि मधुरता भीतर है, कोमलता भीतर है, उसका असर भाव पर पड़ता ही है, असर पड़ता ही है। ठाकुर जी जब डॉक्टरी करते थे तो कुछ रोगी दवा ले जाते थे, लौट के कहने नहीं आते थे। ठाकुर बेचैन रहते थे कि हमको जानकारी मिले कि क्या उसका हुआ। वो बेचैन रहते थे, घूमते रहते थे कि कोई आके कहे हमको। इसी में एक मुसलमान भाई थे, वो आए, ठाकुर जो अत्यंत बिगड़ गए, उसको कुछ गाली दे दिए, काफी गाली दे दिए। वह बोला कि ठाकुर जी आपका जो गाली है वो भी हमको सुंदर लगता है, मधुर लगता है। यदि कोई दूसरा कोई व्यक्ति इस जगह पर रहता तो मैं उसे क्या कर देता। तो ठाकुर कहे कि यदि भीतर हमारा यही भाव ठीक रहे, हम किसी के लिए अच्छा मंगल चाहते हैं तो हम कुछ बुरा शब्द ही बोलते हैं तो उसको बुरा नहीं लगता है। तो कर्कश ध्वनि भी हमारी है लेकिन हमारा भाव भीतर का अच्छा है, दूसरे का अच्छा सोच रहे हैं, उसके लिए हम अच्छा कर रहे हैं, उसलिए बोल रहे हैं उस भावना से, तो वो महसूस करता है, उस रूप में रिएक्ट करता है। और जहां तक सहायक की बात है तो अभी जो आश्रम में हम सब लोगों को कहा जाता है कि अपने बच्चों को सत्संग में लाने के लिए, आश्रम बार बार लाने के लिए बार बार कहा जाता है। आपके बच्चे नहीं आ रहे, हम जितने उजले खेत उन्हीं को देख रहे हैं, उनके बच्चे को नहीं देख रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं ठाकुर आचार्य देव कि हम सब जाएंगे तो वहां के देख कर ट्रेनिंग मिलेगी, तब वैसा बन पाएंगे। हम जो काम कर रहे हैं, जो कुछ इतना कर रहे हैं, हमारे बाद कैसे काम होगा वो। तो काम के ब्रेक, जैसे अभी जितना आश्रम आश्रम मंदिर है वहाँ व्यवस्था किया गया, कोई कर्मी वहाँ व्यवस्थापक में नहीं रहेंगे, बाहर से देखेंगे, ध्यान रखेंगे, लेकिन नए लोग को देना है। तो उसका भी वही रहस्य है कि जो उसको बनाना चाहते हैं नए लोग को, तो जिस नए लोग तैयार हो जाए, तो ये पुराने लोग नहीं रहे तो कोई असुविधा नहीं हो, कहीं बाहर चले जाए तो असुविधा नहीं हो। तो जो ठाकुर जी सब तो उदाहरण रूप में हम लोग आश्रम में कराया जा रहा है, हम लोगों से दिखाया जा रहा है करके। हम एक बार भाव क्या होता है, देवघर गए तो बहुत पहले देखा, कुछ दिन बाद ही, कुछ अनुभव वहां का था नहीं। तो वर्तमान आचार्य देव ऊपर सीढ़ी पर खड़े थे, ऊपर जाने के इधर से पुजासी दादा आते थे, उसी पर खड़े थे। वहां कुछ लोग खड़े थे और किसी को डांट रहे थे, उसे डांटते कभी नहीं, बहुत जोर से डांट रहे थे।
हम समझे नहीं, उसी बीच में हम कुछ अपनी बात रख दिए। जैसे ही अपनी बात रखे कि तत्क्षण वो सहज हो गए, तत्क्षण सहज होकर के और आसानी में जो उनका भाव है उस ढंग से हमें जवाब दिए। तो तत्क्षण कैसे चेंज हो गया, उस भाव में थे और तत्क्षण उसमें चेंज हो गया कि गर्म भाव हट करके हमारे साथ वैसा व्यवहार किए। तो उन लोग तो आचरण में वहां पर है, इसीलिए हम लोग को बार बार जाना है, बच्चों को ले जाना है कि वहां जो देखते हैं तो देखेंगे तो उसका असर हम लोगों के जीवन पर होगा, हमारे बच्चों के जीवन असर पर उसे चेंज आएगा। जब तक सेकेंड लाइन तैयार नहीं होगा, घर में हो बाहर हो, तब तक वो कार्य जो भी चल रहा है बहुत सुंदर कैसे होगा। बहुत ऐसे लोग थे गांव घर में जो बहुत कुछ जानते थे, लोगों के मंगल की बात, ऐसी विद्या जानते थे, लेकिन अपने वो किसी को बताए नहीं, समझाए नहीं, और वो चले गए और उसका लाभ न उनके परिवार को न परिवेश को मिला। वो मालूम था ना किसी दिन जाएंगे, चले गए, अचानक सब कुछ उनके साथ चला गया। तो ठाकुर चाहते हैं कि जो हमको बोध है, जो हमारा हम लोगों को ज्ञान है, उस बोध को ज्ञान को बांटे अपने परिवार में, परिवेश में, जिससे कि हमारी अनुपस्थिति में भी किसी को असुविधा नहीं हो, वह ज्ञान खत्म नहीं हो, ज्ञान बढ़ता रहे। क्योंकि इसके पास कौन ज्ञान है, उसे क्या लाभ होगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। सबके पास कुछ ना कुछ है, तो उस वैशिष्ट्य को आगे बढ़ता रहेगा, लोग जानते रहेंगे, आचरण में आ जाएगा, व्यवहार में आ जाएगा। हम जो कर रहे हैं वो देख सुन करके जो आचरण में आ जाएगा तो ऐसा होने लगे। जैसे ठाकुर कहें कि भोलानंदा को, आप अभी यहाँ आए हुए हैं और आप जहाँ कलकत्ता में आप जो कार्य करते हो वो कार्य होना वहाँ भी आवश्यक जरूरत है, और यहाँ भी रहना आपका आवश्यक है। यदि आप यहाँ हैं तो वहाँ का कार्य तो वंचित हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आपके सहायक कोई रहते, जो आपके अनुरूप रहते, जो ट्रेन हो चुके हैं, सुशिक्षित हो चुके हैं, सब बात को बोध करते हैं, तो वहाँ कार्य की हानि नहीं होती। उसमें डिफरेंस होता कि आपका जो व्यक्तित्व है उसमें उनमें जो है उसमें अंतर होगा, लेकिन बहुत कुछ जो कार्य है वो बाधित नहीं होगा। तो इतनी बात जो अच्छा ठाकुर जी बोले हैं उसका यही है कि हम लोग को वैसा ही बनाना चाहते हैं, हर प्रकार से चतुर्दिक चाहते हैं कि हम ऑलराउंड हम डेवलप्ड हो, हर प्रकार से कि किसी भी कार्य में कोई क्षति नहीं हो, कोई बाधा नहीं हो, सब काम जो हम कर रहे हैं वो होता रहे। ऐसे बहुत समाज में हैं कि जिसके परिवार में इस ढंग की परिपाटी नव दीक्षित है, तो फिर भी ये सब चल रहा है। तो उस घर का जो माहौल देखकर ही लगता है कि कैसे ऐसा हम लोग के घर में नहीं हो रहा है। अभी माँ मंजूषा माँ बोल रही थी अपने बच्चों के संबंध में, तो जो जानी है समझी है उसको आचरण में ला रहे, व्यवहार में ला रहे हैं, तो उसका असर बच्चों पर आ रहा है। इस आचार्य भी कहते हैं कि घर में सबका सहयोग करें, जिससे कि कोई जरूरत पड़े तो कार्य में हानि नहीं हो। अपने आचार्य बोल रहे थे, एक जगह कहीं गए थे दादा के साथ, वहां इनको खाना बनाने का आदेश हुआ, तो कुछ अनुभव था तो उस दिन खाना बनाए। तो यह नहीं कि जो है सब करके दिखा रहे कि हम सबको सब अनुभव हो। अब अनुभव होगा करने ही से, जानने ही से। जब अनुभव होगा तो हम लोग वैसा बन पाएंगे, हम लोग वैसा बन पाएंगे तभी जो हमारे घर में, बाहर में, परिवेश में जहाँ कुछ जो कुछ कमी है उसी तरह दूर हो। एक बात और कहे हैं कि मनुष्य किसी भी स्थिति में, किसी परिस्थिति में, जैसा भी किसी का जन्म हुआ हो, लेकिन वो इष्टनिष्ठ है, ठाकुर को अपने इष्ट को लेकर के उसमें लगा हुआ है, तो चिंता की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर और लगा कि ऐसा भी बोले हैं ठाकुर जी कि जिस तरह का जन्म हुआ है, जिस परिस्थिति में, जिस भाव में, उसी ढंग का उसका जीवन होता है। लेकिन इस बात से लगता है कि जिस अवस्था में, जैसे में भाव में वो जन्म लिया है, तो सब में चेंज हो सकता है, सब अच्छा बन सकता है। यदि ठाकुर को लेकर चले, ठाकुर के भाव में यदि लगा रहे, उनके रीति विधि को पालन करता रहे, तो वह भी मनुष्य बन जाएगा, चाहे जैसी परिस्थिति में आया हो। तो यहाँ एक आश्वासन वाणी है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। जाने अनजाने जो कुछ हो गया अतीत में हमारे आपके सबके साथ, यदि हम सब ठाकुर में हो जाएंगे, ठाकुर मुखी हो जाएंगे, हमारे बच्चे को ठाकुर कर लेंगे, तो सब में चेंज आएगा, वो सब लोग अच्छे बन जाएंगे, ठाकुर के अनुरूप बन जाएंगे। तो अभी यह बहुत बड़ी बात हमको महसूस हुआ है कि जब कभी कभी मन में रहता था
कि ये ठाकुर सबका रास्ता दे गए हैं कि यदि ठाकुर मुखी हैं, ठाकुर के इष्ट को लेकर चल रहे हैं, इष्टमुखी हैं, इष्टपरायण है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हमारे यहाँ पर जीवन में कमी है वो सब कमी दूर हो जाएगी, अच्छाई आ जाएगी। उसने एडोल्फ हिटलर का भी उदाहरण दिए थे ठाकुर जी की। वह भी चाहते थे कि असिस्टेंट उनके अनुरूप होना चाहिए, जो जिनको जो भी कार्य करते हैं उनको एक सिस्टम तैयार करना है जिससे कि उनके अनुपस्थिति में दिक्कत नहीं हो। तो वह भी विशिष्ट व्यक्ति था, तो उसको ऐसा आभास था, महसूस था कि ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि करते हुए अनुभव किया कि कहाँ दिक्कत हो रही है। तो सबको देखकर ठाकुर दिए हैं कि उदाहरण इसलिए दिए हैं कि वह भी जो उनके बाद उनके अनुयायी है वो भी समझे कि उनको विशेषता, जो उनका गाली देते हैं वो भी महसूस करेंगे उसमें वैशिष्ट था। उस वैशिष्ट जिसका जो वैशिष्ट है उसको हम लोगों को छोड़ना नहीं है, उसके उससे भी ग्रहण करना है। तो संसार में जितने लोग अच्छे बजाय हैं, सब लोग हैं, सब में कुछ ना कुछ वैशिष्ट है, विशेषता है। उनके संसर्ग में हम जाते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, मधुर व्यवहार करते हैं, तो उसे जानने का मौका मिलता है। उसको जो वैशिष्ट है उसको जान पाते हैं, उस वैशिष्ट पर हम लोग चल पाते हैं तो उसका लाभ हमको मिलेगा। यदि उसको सही हम ध्यान नहीं दें तो उसका जो उसके वैशिष्ट को नहीं जान पाएंगे। इसलिए दीक्षा क्रम में ठाकुर के कार्य में है, कैसा भी कुछ हो किसी को छोड़ना नहीं है। जो शराब पीता हो, जो डकैती करता हो, जो खून करता हो, उसको ही मौका मिलकर ठाकुर की बनाना है। आचार्य बोल रहे थे कि वाल्मीकि रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए, जो ठाकुर था। एक भी सामान्य आदमी को रत्नाकर बनते नहीं देखा है, रत्नाकर से वाल्मीकि बनते नहीं देखा है। क्योंकि जब वो घूमा तो इष्टमुखी पूर्णता हो गया, संपूर्ण भाव से हो गया, तो आज डाकू से महामुनि हो गया, महाकवि हो गया। इसलिए हम इसलिए जनाना है कि हम लोग भी यदि एकमात्र ठाकुरमुखी हो जाएंगे, उनके नीति विधि को अपने जीवन में पालन करने लगेंगे, तो हम लोग भी वैसा बन पाएंगे। बिना उनके उस सब के लिए जो है परमपिता जो नीति विधि हम लोग के सामने रखे हैं, जो दिए हैं, वो जब तक उसको जीवन में हम लोग अनुपालन नहीं करेंगे पूरा पूरा, तब तक जो कुछ चेंज हमें आना है वो जैसा बनना वैसा नहीं बन पाएंगे। और इसके लिए नियम पालन करते हुए हम लोग को बार बार आचार्य देव के पास देवघर जाना पड़ेगा, सबको ले जाना पड़ेगा। वहां जाने पर जो कुछ सुनना, जानना, देखने का मौका मिलता है उसका ज्यादा असर पड़ता है। वैसा करते हैं तो हम लोग के बहुत कमी है, हम लोग के जीवन में अपने महसूस करते हैं, लेकिन वहां जाने पर कुछ लगता है यहाँ चुके ऐसे इसको हम ठीक करें। जिस ढंग से आचार्य बोलते हैं जितना ही पर कर पाते हैं उसका असर होने लगता है। इसलिए हम यही करके प्राणी को विराम देता हूँ। हम सब से जो कुछ भूल त्रुटि है उसको क्षमा करेंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर आलोचना आपका। आप जो बोले कि हमारे बच्चे को भी सत्संग में ले जाने के लिए आचार्य देव बोलते हैं, आश्रम में ले जाइए, सत्संग में ले जाइए, तभी तो नेक्स्ट पीढ़ी तैयार होगा। और जो है अभी हम लोग भी जो है देखिए, अभी आलोचना प्रसंग में जो स्लॉट रखा गया 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट का, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस। तो यहाँ भी यही उद्देश्य यही है, 5 मिनट इसलिए रखा गया है जो हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी है, जो नेक्स्ट आगे का जो है, तो वो तैयार हो सके। और ठाकुर जी ने जो चित्तरंजन दास से बातचीत में भी बोले थे उनको कि आप नहीं जाएंगे तो कैसे काम क्यों नहीं होगा, आपने जैसा आदमी तैयार नहीं किए क्या होगा। और बहुत बड़े बड़े कंपनियों में जो एसओपी बनाया जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर रहता है, कि किसी का एक आदमी के न होने पर भी जो है वो प्रोसीड्योर ऑलरेडी फिक्स है, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। इससे जो है सभी लोग जो है एक ही लाइन में तैयार होते हैं। ये सभी बातें हैं दादा। अभी जो है हमारे समराइज आलोचना के लिए श्रद्धेय मनोरंजन पात्रा दास से अनुरोध करता हूँ, जो गुजरात से जुड़े हैं। दादा आप समराइज आलोचना करें। जय गुरु। बहुत सुंदर विषय है। हर दिन सुबह सुबह हम लोग जुड़ते हैं, तो ये तो जैसे आलोचना प्रसंग का पाठ नहीं है, एक क्लासरूम ट्रेनिंग है हम लोग के लिए। सुबह आज का कुछ हर दिन का सीखते हैं। ठाकुर जी यही चाहते हैं कि जितना 22 घंटे में ये सोचता हूँ हमारा सारा जीवन, तो इसी एक एक दिन का एक एक नया शिक्षा मिल जाएगा। तो ये आज का जो विषय है बहुत सुंदर। ठाकुर जी को पूछ रहे हैं कि हमें खुद को पहला जो क्वेश्चन किया है
दोपहर के बाद बैठे तो वहां पे किसी व्यक्ति ने नीरस रुखे बातचीत पर के ढंग के बारे में बात हो रही थी। मतलब हम कैसे बोलना चाहिए, क्या हम बहुत सारे, जैसे ये तो एक बात है कम्युनिकेशन का, हम लोग सोशल एनिमल है, तो हम लोग जो बोलते बातचीत एक ही माध्यम है जो कम्युनिकेशन हो सके। अगर मैं विजेता को बोलता हूँ विजेता आप मुझे अच्छे लगते हो, ये लगते हो, जो भी है कम्युनिकेशन ही है। तो बातचीत कैसा करना चाहिए, कोई प्रेम से बात करता है, कोई रूप से बात करता है, कोई गुस्सा होकर बात करता है, ऑफिस से घर में हर जगह बातचीत ही होती है। तो बातचीत का भी रूप है। ठाकुर जी क्या बोलते हैं कि हम खुद को क्या अच्छा लगता है, हम किससे, कोई बोलता है अगर रूखे बात है, नीरस बात है, मतलब ऐसे ऐसे लगता होगा ना, कोई बात कर दिया खराब लग रहा है, अरे कैसे बात कर रहा है। तो ऐसे नीरस बात, रुखी बात को बोलना चाहिए, इसका क्या है। ठाकुर जी बोले कि हमें खुद को, जैसे हम अगर मैं अगर सत्ता हूँ तो मुझे कैसा अच्छा लगता है, तो मैं भी ट्राई करूंगा मैं उसी हिसाब से प्रकाश करूं। मैं भी बोलूंगा मेरे पास अभी दिन भर देखा बहुत स्कोप है, जैसे ऑफिस में जाऊंगा, घर में है, बेटी है, वाइफ है, बेटा है, तो सबके साथ मैं कैसे बात करता हूँ। तो ठाकुर जी बोल रहे मुझे जैसा अच्छा लगता है, मुझे खुद को जैसे अच्छा लगता है, तो दूसरे के साथ व्यवहार करते समय अगर ये सोचकर चले तो हमारे वाक्य, कर्म और व्यवहार अपना बहुत हद तक नियंत्रित हो जाएगा। बट ये सब नियंत्रित होने के लिए ये सीक्वेंस है, उससे पहले खुद को मुझे ठीक करना पड़ेगा। जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो जितना हम इष्टप्राण बढ़ाएंगे, जितना हम उन्हें पकड़ेंगे, आप ये स्वयं को एक्सपेरिमेंट में लीजिए। आप जब से जुड़े हैं, जब से ठाकुर जी को जब जानने के बात, ये आलोचना प्रसंग के माध्यम से जानने को इच्छा हुई होगी, आप जितना जितना उसमें घुसते हैं, देखिए आपका सारा एटीट्यूड चेंज हो जा रहा है, आपका बोलने का, सीखने का, मतलब व्यवहार का सब कुछ तरीका चेंज हो जा रहा है। मेरे साथ हुआ है, बहुत चेंजेस हुआ है। मैं जब पहले था तो ऐसे ठीक है, सुबह उठ के थोड़ा जजन जजन इष्टपति करके फिर ऑफिस जाके ऑफिस का ये माहौल पूरा बंद हो जाता था, एक दूसरा मनोरंजन खड़ा हो जाता था। फिर ड्रेस वेस पहन के वहां पे जैसे सराउंडिंग होता था, जो मजा मस्ती इसके नाम पे उसका नाम पे, ऑफिस में कैफेटेरिया में मस्ती, वो टाइप का हो जाता था मैं। बट अभी क्या ना, वो सब करने से पहले मैं सोचता हूँ वही तो हूँ जो सुबह बोल के आया हूँ, सुबह करके आया हूँ, तो डुअल नहीं हो पाता हूँ। बट पहले तो इजीली डुअल हो जाता था। जो महल में घुस जाते, जैसे बोलते हैं ना, हम 7 दिन तक, बहुत सारे ऑफिस में मैं देखा हूँ 5 दिन पूरा बढ़िया से काम करेंगे, मैनेजर एमडी सब लेवल पे, 6 दिन जाके किसी बार में, किसी क्लब हाउस में जाके डांस करते, तो लगेगा नहीं वही पर्सन है जो वहां पे लीडरशिप पोजीशन में बैठ रहा था। तो डुअलिटी हो जाता है। तो ठाकुर जी का जो हम जितना हम इसमें घुसते हैं, देखिए आप डुअलिटी नहीं रहेंगे, सिंगल पर्सनालिटी, वही मनोरंजन, वही विजेता आज जो बात कर रहा है, अभी आप 2 घंटे के बाद बात करेंगे, उसी भाव से बात करेंगे। तो इसको डेवलप करना पड़ता है, ये एक ही दिन में नहीं होता है। ठाकुर जी इसे बोले हमें, मुझे अगर जैसे अच्छा लगता है, तो मैं अगर जैसे सुनने को अच्छा लगता है, मेरा फीलिंग जैसे अच्छा लगता है, तो उसी हिसाब से मैं सोचू कि प्रकाश करूं, तो दूसरे वाला को इच्छा लगा, अच्छा लगेगा। तो हमारा क्या है ना, भाव फिर चेंज हो जाता है। अगर कोई नीचे है, कोई जैसे लेबर क्लास है, कोई लोअर क्लास है, तो उससे देखिए हमारा बात करने का तरीका ही अलग है, मतलब कमांडिंग हो जाता है। और कोई ऊपर वाला है, फिर हमारा इंफीरियरिटी आ जाता है, धीरे धीरे अच्छे से, मतलब प्रेम से बात करते हैं, कोई काम हासिल करना, तो वो टाइप के भी आप नहीं रहेंगे। आप कोई लोअर क्लास है, ऊपर क्लास है, देखिए आपका सारा भाव चेंज हो जाता है। ठाकुर जी बोले कि हर मनुष्य इंपॉर्टेंट है, क्या वृत्ति में है, क्या कर्म है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आज देखिए हम इंडिया में लोअर क्लास का कुछ वैल्यू नहीं है, कि छोटा काम कर रहा है तो कोई प्लम्बर है। बट आप यूएस वगैरह में जाओ तो सबका वैल्यू है, आप किसी को ऐसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब कहीं सिखाया नहीं गया। आप मनुष्य से कैसे डील करते हो, एक एक मनुष्य एक एक इंपॉर्टेंट है ठाकुर जी के लिए। तो इसलिए ठाकुर जी बोले कि हमें खुद को जो अच्छा लगता है, तो दूसरे के साथ ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए कि हमारा वाक्य, कर्म, व्यवहार अपने आप बहुत हद तक नियंत्रित हो जाएगा। तो जो कुछ भी हमारा शरीर, ठाकुर जी बोले क्या है, मतलब इंटरनल फीलिंग्स क्यों आता है, क्योंकि हमारा जो सत्ता को जो अच्छा लगता है ना, जैसे आंख सुंदर, एक बड़ा सा सिनेर देखा या अच्छा सुंदर फूल देखा, तो आंखों को सुंदर तृप्ति होता है, वो सत्ता को सुंदर लगता है। जैसे खाने को अच्छे से, जैसे व्यंजन है, रसगुल्ला है, जो भी है, तो आपको खाने को भी कितना मधुर लगता है। तो ऐसे ही हमारा जो इंद्रिया है, वो इंद्रिया अच्छे सेंसेशन के लिए भी, अच्छा कोई मुझे बात करता है अच्छे से, वो भी मेरे को एक फीलिंग्स देता है। अगर कोई बुरे से बात करेगा तो फीलिंग्स गड़बड़ हो जाएगा। ठाकुर जी बोले कि इस सबके प्रत्येक इंडिविजुअल गुड फीलिंग का सेंसेशन, प्रत्येक और ग्रोथ प्रत्यय दिया हुआ है, इसीलिए हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो इसलिए जो अच्छे बात करते हैं, देखिए कितना जल्दी हम आकर्षित हो जाते हैं। अरे और थोड़ा, मतलब 2 मिनट का बाद फिर 20 मिनट तक खींच जाएंगे, चलेगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अच्छा कन्वर्सन में अगर कोई अगर आपको रुक्ष बात करता है, गलत बात करते हैं, मतलब गुस्सा होकर बात करते हैं, आप कहते हैं कितना जल्दी छुटकारा आ जाए। ये क्यों होता है, बात तो कर रहा है, बट बात करने का क्या भाव से बात कर रहा है, वो इंपोर्टेंट पड़ा है। ठाकुर जी बोले, फिर अतुल्ला का माँ पूछे
एक एक तो ऐसा भी आदमी देखे होंगे, तो किसी का देखिए ना, किसी की आवाज अगर कर्कश हो, बहुत सारे टाइम पे आएंगे, मतलब उसका टोन में भी है ना, एक जैसे लता मंगेशकर वाला टोन है और किसी का टोन है, तो टोन में कितना मधुर हो जाता है। लता मंगेशकर जब गाना गाते हैं कितना सुंदर, मतलब वो टोन में आकृष्ट कर देता है, मतलब भले ही वो गुस्से में हो पर तो टोन में है। बट किसी किसी का देखोगे अच्छा, मतलब उनका भाव ऐसा नहीं कि गलत बोले, बट टोन में इतना कर्कश हो जाता है ना, आप बोलोगे अरे वो गुस्सा की क्यों बात करे मेरे से। ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं है, तो किसी की आवाज में अगर कर्कश हो तो वो क्या करे, उनके माँ पूछ रहे हैं। तो भगवान ने जो दिया है, ठाकुर जो अतुलदा का माँ पूछ रहे, जो भगवान ने जैसे जिसको बनाया, अगर उसका कर्कश स्वर बनाया तो क्या करेगा, तो बोलेगा ही कर्कश बोलेगा, तो दूसरा को खराब लगेगा। ठाकुर जी बोले कि नहीं, जिसकी आवाज जैसी भी हो, भीतर का भाव अगर मुलायम हो तो उसका माध्यम से एक मिठास उभर कर आती है। जैसे अभी एग्जाम्पल दे रहे थे ना अनिल दा, जो मुसलमान भाई का, हम लोग बहुत बार भी सुने होंगे, तो मेडिसिन देते, मेडिसिन नहीं खाया, ठाकुर जी फिर उसको इतना गालियां दे रहा है। वो बोला ठाकुर जी अगर आप नहीं होते और कोई होता तो मैं सर कलम कर लेता। मतलब गुस्सा हो जो भी हो, अगर आपका भाव सही है, जिस भाव से आप बोल रहे हो, राइट, जिसकी भी आवाज जैसा है, कर्कश हो मीठा जो भी हो, बट अगर भीतर का भाव अगर सही नहीं है ना, आप बोल ही नहीं सकते। आप लता मंगेशकर भले ही आपको कौन मिल गया है, बट आप प्रकाश ही नहीं कर पाओगे। आप जिसके साथ बात करके उसके पास को रस ही नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब उसका काम हासिल करने के लिए बोल रहा है मीठा, और काम जब खत्म हो जाएगा वो फिर गुस्सा हो जाएगा। इसी टाइप का भाव क्रिएट कर दोगे आप वो इन्वायरमेंट में। तो ठाकुर जी इसी बोलोगे, जिसका आवाज जैसे है, भीतर का भाव अगर मुलायम हो, और भाव मुलायम हो, अगर मनुष्य चाहता है वो, तो उसका माध्यम से एक मिठास उभर कर आती है। ये नेचर ने हमको बनाया है। जैसे बोला ना, एक सुंदर तृप्ति देखते हो, एक बहुत बड़ा सीनरी देखते हो, ऑटोमेटिक एक अच्छा गुड सेंसेशन फीलिंग आता है। तो नेचर ऐसे बनाया है, मैं जिसके साथ बात करता हूँ वो कैसे भाव से डीलिंग करता है। जरूरत नहीं कि बात बोले, और एक स्माइल देके ये करके उसके फेस एक्सप्रेशन जैसे हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली आपका भीतर भी चेंज हो जाता है, वो आदमी मेरे से कैसे डील करना चाहता है। तो जब वो फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, आपका भाव चेंज हो जाएगा, तो आप जितना भी रुक्ष से बोलो तो उसका ऑटोमेटिकली, जिसके अपने भीतर जितना शांति सामंजस्य तृप्ति होती है, वो दूसरों को भी ऐसी भाव शांति कर देती है। ठाकुर जी यही बोले, एक बढ़िया सा छंद बोले, ईश्वर को प्यार कर जिसका जैसा होता है तृप्त प्यान। मतलब मैं अगर ईश्वर को प्रेम करता हूँ, वही तो पाए भर दुनिया को देना बसी शांति का दान। ठाकुर जी इसलिए बोले, इसलिए इंसान चाहे जो भी कुछ लेकर पैदा हुआ है, मतलब जरूरत नहीं है बचपन से क्या हो, धनी गरीब वृक्ष गोरा काला जो भी हो के पैदा हुए हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर वो इष्टमुखी है। तो यही हमको आज सिखा है ठाकुर जी। जो हम लोग जैसे आलोचना प्रसंग में ज्वाइन किए, सत्संग में आए, जड़ित हुए, तो जब जितना हम इष्टमुखी होके देखिए, अपना हमारा जीवन में ये एक्सपेरिमेंट है। ऐसा नहीं कि कोई बुक वाला ज्ञान है हम पढ़ते रहे आप सुनते रहे, एक दिन एक एक पल आपके लिए एक्सपेरिमेंट है। आप जितना इष्टमुखी होकर चलेंगे, तो इष्टमुखी होते ही इंसान को एक तृप्ति का संधान मिलता है, ये 100% गारंटी है। इसको कैसे प्रकाश करे, ये जो तृप्ति आप प्रकाश नहीं कर सकते। रसगुल्ला मीठा है, राइट, आप किसी सुंदर देखते हो तो बहुत सुंदर है, बट ये जो तृप्ति है ना, इतना क्या है, एक अलग लेवल का तृप्ति है। ये मीठा से भी बहुत मीठा है, सुंदर से भी बहुत सुंदर है, सबसे अच्छा है। तो ये जो इंसान का, ठाकुर जी बोले कि जो इंसान को तृप्ति का संधान मिलता है, और जिसमें जिसने खुद तृप्ति पाई है, वो जानता है दूसरों के लिए तृप्तिकर कैसे बनाता है। तो इसीलिए हम लोग जब जाजन करते हैं, तो मैं अगर खुद को तृप्ति नहीं मिला, मैं तो जाजन जब करूंगा तो बुक किस वाला ज्ञान हो जाएगा। अब जैसे बहुत सारे प्रोफेसर से पढ़ाते, अब ऐसे ऐसे प्रोफेसर को देखे होंगे, वही बुक्स पढ़ाते, ऐसा नहीं कि अलग से, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जब इश्यू किया है तो बुक्स ही इश्यू किया है, तो उसी बुक्स को आपको डिलीवर करना है। पर उसी बुक्स को ऐसे भाव से पढ़ाते ना, जैसे बुक्स में घुस गए। एक एक मतलब मेरा ही जीवन में हुआ था, मैं जब कॉस्टिंग कर रहा था, तो एक छोटा सा, मेरा 2 मिनट लूंगा, तो वहां पे एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक सब्जेक्ट था, तो बहुत टॉप सब्जेक्ट था, सब लोग बोलते थे टॉप। एक 70 साल का हमारा टीचर थे, स्वाई सर, तो इतना मतलब बात नहीं कर पाते थे क्योंकि एज ज्यादा हो गया था, बट इतना भाव से पढ़ा है, मेरे को आज तक भी 15 साल तक मेरे को कभी भूला नहीं वो चीज। तो मैं अगर इंसान नहीं है, मैं जब जितना ठाकुर जी को, जितना इष्ट प्राण को जितना पकड़ूंगा, वो जो आनंद होता है, वो जो तृप्ति होता है, वो तृप्ति तो मैं किसी के साथ कंपेयर ही नहीं करूंगा। कैसे बोलूंगा ये सुंदर है, मीठा है, क्या है, बहुत ऊपर है। तो वो तृप्ति जब दूसरे के लिए मैं तृप्ति कर कैसे बनाना है, तो मैं चाहता हूँ मैं जिससे बात करूं, मेरा ठाकुर जी के बारे में जिससे जिसको जाजन करूं, बड़ी सिहरन हो जाता है ना। मैं हम जब जैसे अच्छे से अगर जाजन करेंगे, देखेंगे आपका बॉडी में गुस्बम्ब आ जाता है, मतलब आप उतना भाव से बोलते हो तो मेरा ठाकुर ऐसा है,
तो दूसरा आदमी कैसे समझ रहा है, क्या समझ रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब मैं इसी भाव से किसी के साथ डील कर रहा हूँ, मेरा ठाकुर जी इंसान चाहते थे, पैसा नहीं चाहते थे, तो मैं उस इंसान के साथ कैसे डील करूं, उसको रुक्ष बनाऊं, उसको गाली दूं, गलत बोलूं, नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैं ठाकुर जी को प्रेम करता हूं। तो उससे व्यक्ति का भीतर वही भाव निकल के आता है। वो अगर गाली भी दे, मैंने ऑफिस में तो देखा हूँ बहुत बार मैं करता हूँ, अगर मेरा सबॉर्डिनेट को सिखाना है, जूनियर को सिखाना है, तो गाली देता हूँ, जबरदस्त गाली देता हूँ। बट मेरा भाव ऐसा नहीं कि उसको गलत करूं, इसका किसी अनिष्ट करूं, मैं अनिष्ट के लिए गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको ना सेकेंड लाइन तैयार कर रहा हूँ जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो मैं इसलिए मेरा जो सेकेंड लाइन को करता हूँ, उसको गाली देके, मेरा बेटा को अगर गलत काम करता है, पढ़ाई नहीं करता है, तो हम लोग गाली देते हैं। तो गाली में भाव क्या है, उसका मंगली भाव है, उसका, मेरा गाली का भाव ऐसा नहीं कि उसका कुछ गलत मैं चाहता हूँ ठाकुर जी उसके। तो उसके पीछे एक प्राणता होता है, और लोग भी उससे समझ सकते हैं। तो जिसको मैं गाली दे रहा हूँ वो भी समझ सकते हैं, जो गाली दे रहा हूँ उसका भला ही है, भले ही उस मोमेंट में वो रो पड़ रहे करे, बट एंड द डे मैं उसको समझाता हूँ, चीजें यही था, तो गाली क्यों दिया। तो ठाकुर जी बोले, तो सबसे बड़ी जो चीज है हमको, जो पहला पार्ट में शिक्षा आते है, तो इष्टमुखी होना। तो हम जितना इष्टमुखी होंगे तभी चीजें समझ में आएगा, नहीं तो क्या है, वही बुकी से हम लोग इतना साल, मेरा तो 40 साल हो गया, मैं दीक्षा लिया 2007 में। अगर मैं सच में जो सीखा हूँ यही 2 साल में सीखा हूँ, जब से आलोचना प्रसंग से पूरा एक एक पेज जब जुड़ा, मतलब पढ़ने के स्टाइल में ठाकुर जी एक एक दिन हम लोग को डिफरेंट ज्ञान दिए। एक आदमी सोचिए जीवन भर में कितना सिखा सकता है, आप कितना सीखते हो दिन भर में, पर हर दिन ठाकुर जी नया चीज सिखाए हम लोग, तो इसलिए भगवान है वो। आप ट्राई करके देखो, आप 40 साल में, मेरा 15 साल के कैरियर में हार्डली 2 साल में नया चीज सीखा होगा, 13 साल तो मेरा रिपीटेशन है। बट हम लोग कोई 22 खंड, मतलब सोचिए एक दिन किसी दिन भी रिपीटेशन नहीं है, वो रिपीटेशन छोटा छोटा था, बट हर दिन आपको नया चीज सिखाता है, हमारा जीवन को सुधारने के लिए, हमारा एक एक पल को सुधारने के लिए, हमारा संसार को सुधारने के लिए, दुनिया को सुधारने के लिए। वो क्या चाहते हैं हमसे, उनके लिए क्या ब्लिस है, उनको क्या, मतलब जो ब्लिस बोलते हैं ना, जो अतुल दा को पूछे, हमारा सक्सेस उनके लिए ब्लिस है, हम जितना सक्सेस होंगे, बट हमारा अगर पढ़ के रह लिए ये जीवन में कट गया ना, उनको खराब लगेगा। कितना कष्ट करके हर दिन बैठ बैठ के इतना सारा सिखा रहे दुनिया को, फिर लिख के, फिर उसको पढ़े हैं, करेक्शन किए, अतुल दा, मतलब अब ये एक बार में बुक तो आया नहीं होगा, कितनी बार वो लोग आइट्रेशन किए होंगे, कर करके इतना अच्छे से कहेंगे 10,000 साल तक भी कोई पढ़ के उसको सीख जाएगा। अगर मेरा है, मेरा बेटा है, और छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे है, तो वो सब इससे सीखे, तो उनके लिए कितना टाइम है, तो हमारे लिए जितना टाइम है उनके तो डबल टाइम है। तो अपना जीवन को कहाँ तक लेके चले जाएंगे, तो कोई उसका मतलब कोई आकलन भी नहीं कर पाएगा। आज ये भारतवर्ष कहाँ पहुंच जाएगा, वही चाहते थे ठाकुर जी। ठाकुर जी उसके बारे में जो भोलानाथ दा का क्वेश्चन था, भोलानाथ दा आए कि कामकाज के बारे में बातचीत कर रहे थे, ठाकुर ने बोला कि इंसान को असिस्टेंट ना हो तो मुश्किल होता है, तो सेकंड लाइन बहुत ही जरूरत है, क्योंकि एक आदमी, मैं अगर ऑफिस में एक सीएफ हूँ तो मैं सारा चीज नहीं कर सकता, कल मेरे को, कल हुआ तो छुट्टी लेना है, कल कहीं बाहर जाना है, तो मेरे अगर एब्सेंस में क्या होगा, एक काम ही रुक जाएगा। तो ठाकुर जी यही बोले कि हिटलर की बात की थी कि प्रत्येक व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल असिस्टेंट को सृष्टि करेगा। तो हिटलर, ठीक है, हिटलर का हम नेगेटिव चीज में देखते हैं, बट वार का एक रूल रहता है, और एक यूनिट वाइप आउट हो जाए तो दूसरा यूनिट उसको चलाएगा वहां पे। अभी जैसे ईरान का देखिए, अमेरिका ने क्या किया, एक दिन में उनका 40 लीडरशिप ही खत्म कर दिया। अमेरिका क्या चाहता था, मतलब उसका पूरा लीडरशिप खत्म कर दूंगा, नेक्स्ट डे उसका लोग सब बाहर आ जाएंगे, तो मैं आराम से सत्ता पलट कर दूंगा ईरान में। बट ऐसा हुआ नहीं ना, ऑलमोस्ट 100 डेज, 3 महीना तक उनका लीडरशिप, एक पूरा टॉप लीडरशिप वाइप आउट होने के बाद भी वो कंट्री खड़ा है, कंट्री जबरदस्त फाइट दे रहा है अमेरिका को। तो यही चीज है, तो हम लोग अगर कितना लीडरशिप हम डेवलप कर पाएंगे, तो मेरा एब्सेंस में भी वो काम चालू रहेगा। आज सत्संग में देखिए, आज ठाकुर जी सत्संग जुड़े थे, आज आचार्य देखिए, तो हम लोग जब जाते हैं ना, वही फीलिंग से आता है। तो यही है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन को आगे लेने के लिए हमको सेकेंड लाइन तैयार करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोलते कि एक रेस्पॉन्सिबल असिस्टेंट, जो जिम्मेदार असिस्टेंट, हर कोई नहीं बन सकता, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन है उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी असिस्टेंट, उसी लेवल को आपको नर्चर करना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो भाव है, आप जैसे डील कर रहे हो, 100% वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर मनुष्य अलग है। बट आपका जो काम है उसी को आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ठाकुर जी बोल के वो कंपलसरी था, इससे अगर कोई भी एक वाइप आउट होता है तो
नो भी हो जाए, फिर तब भी ऑर्गेनाइजेशन का उतना नुकसान नहीं होता है। ये देखिए, ये हर जगह पे जरूरत है। हमारा सत्संग मंदिर में, ये मंदिर में, तो हम लोग जो करते हैं ना, धीरे धीरे छोटा छोटा काज काज करके, तो हमको एक सेकेंड लाइन जब तक तैयार नहीं करेंगे, तो क्योंकि वो आदमी मनुष्य जो है एक पीरियड के लिए है, ये सारा जीवन का तो अमरत्व पर पे नहीं है। तो जब पीरियड के लिए है, तो हम लोग जो काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरा फैमिली, राइट, और किसी ऑफिस एक ऑर्गेनाइजेशन है। आज मैं भी ना रहूं, ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा। ठाकुर जी बोल रहे कि इसीलिए आपको सेकंड लाइन करना है। आपका भी ये भी यहाँ भी जरूरत है, इनको बोल रहे कि आपको यहाँ भी जरूरत है और कोलकाता भी जरूरत है, तो कैसे करोगे? तो ऐसी स्थिति में एक जगह का तो काम सफल हो जाएगा, क्योंकि आप अगर पूरा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आपके बिना चेक हिल नहीं सकता, साइन नहीं हो सकता, डॉक्यूमेंट साइन नहीं हो सकता, आपके बिना सारा चीज अधूरा हो जाता, तो कैसे होगा? आप यहाँ पे हो तो कोलकाता का काम तो खत्म हो गया। ठाकुर जी इसलिए बोले कि लेकिन अगर कोई आपका कोई उपयुक्त असिस्टेंट होता है, तो आप खुद एक जगह रहकर भी दूसरी जगह का काम काज कर सकते हैं। आज देखिए, आज बड़े बड़े कंपनी का भी ले लीजिए, आज रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, वो लोग कहाँ रहते हैं ऑफिस में? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके जैसा एक क्लोन बना दिए, 5-6 रेस्पॉन्सिबल असिस्टेंट बना दिए। एक जो सीईओ एमडी जो पोजीशन दिया जाता है ना, इसीलिए रेस्पॉन्सिबल असिस्टेंट बन जाते हैं। जब रेस्पॉन्सिबल असिस्टेंट बन जाते हैं, तो उनको जितना इन्वॉल्व होना है, बाकी ये सारा लोग मैनेज कर देते हैं। आप 1000 दुनिया भर भी बिजनेस खोल दो, दुनिया भर भी सत्संग खोल दो, तो मैनेज हो जाएगा अगर आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी असिस्टेंट होता है। जैसे आचार्य देव बोलते हैं, आचार्य देव तो वहां पे, यहाँ पे अगर कहीं पे भी हमारा मंदिर होता है, तो मंदिर का अध्यक्ष से बना जाता है। तो मंदिर का जो अध्यक्ष है वही सत्संग का काम करेंगे, बट एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी असिस्टेंट, तो फिर चीजों को मैनेज करेगा। तो उससे ठाकुर जी बोले कि क्या है ना, जो असिस्टेंट सहायक बनेगा, उससे आपका काम में पूरी तरह से इक्विप तैयार करना पड़ेगा, उसको पूरा काम में तैयार करना पड़ता है। ये सब शिक्षा है आज का, यही दो अच्छे शिक्षा है। एक तो आपको अगर आप भार संभाल रहे हो, आपका नेक्स्ट लेवल सेकंड लाइन क्यों तैयार करना है, उसका क्या इंपोर्टेंट है, फास्ट कैसे बात करना चाहता है, बात करना कैसे पड़ेगा दूसरों से, कैसे आप डील करोगे। तो उससे पहले आपको कितना इष्टप्राण होना, जितना हम खुद को इष्टप्राण करेंगे, तभी हम ये चीजें सब समझ पाएंगे। तो ठाकुर जी बोले कि ताकि अपना ऑप्शंस में वो पूरी तरह से उस काम को इक्वली समान रूप से कर सके। बेशक व्यक्तित्व का जो अंतर है, वो तो किसी भी तरह से पूरा नहीं होने वाला है। मतलब व्यक्तित्व का अंतर 100% रहेगा। अगर मैं जैसा कर रहा हूँ, मेरा असिस्टेंट उसी हिसाब से मेरा काम को कर सकता है, पर मेरा जो भाव है काम करने का, जो व्यक्तित्व है, ये कभी भी फर्क नहीं, मतलब सेम नहीं हो पाएगा। अगर आप देखिए ना, अगर मैं बहुत बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 800 बिलियन लोग है, तो 800 करोड़ लोगों में ऑलमोस्ट सबका फिंगरप्रिंट छोटा सा 1 सेंटीमीटर का जगह में भगवान ने अलग बना दिया। तो मेरा जो सोच है, मैं जानता हूँ, ठाकुर जी बोले मेरा जो सोच है, मेरा असिस्टेंट का सोच नहीं हो सकता, इवन मेरा भाई का भी सोच नहीं हो सकता। सबका सोच अलग है, भाव अलग है, बट काम काज करने के लिए जितना रिक्वायरमेंट है, उसको खुली तरह नो इक्विप करके एक रेस्पॉन्सिबिलिटी असिस्टेंट बनाना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएगा। यही बोल के मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। बहुत बहुत दादा उत्कृष्ट आपने आलोचना की। आज के विषय वस्तु पर एक भी पॉइंट नहीं छूटा है दादा। और इतना तो निश्चित है कि जो हम लोग दीक्षा लेते हैं, मतलब दक्षता बढ़ाना, दक्षता इस छोटी छोटी बातें भी कौन बताएगा। व्यवहार कुशल ठाकुर जी सिर्फ नाम ध्यान जो भजन कीर्तन नहीं यहाँ पर कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमको छोटी छोटी दैनंदिन जीवन में जो हमारे उपयोग की चीजें हैं वो बता रहे हैं। और इतना तो 100% बोल सकता हूँ कि जो भी रेगुलरली जुड़ रहे हैं आलोचना प्रसंग इस पाठ से, उनको डेली डेली नया नया डोज मिलता है दादा, और हमारे जीवन में दक्षता आती है एक्चुअली जीवन को कैसे जीना है। तो आज जो शशिकांत दा जो है दूसरे आईडी से जुड़े हुए हैं, और जो टिकट बुकिंग के लिए थोड़ा बिजी है। आज जो हम लोग का जो देवघर का ट्रिप है, उसका फर्स्ट डे ओपनिंग टिकट बुकिंग है, इसलिए वो